दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे आर्थिक विकास और जनसंख्या के बीच संबंध है। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि आर्थिक विकास में मानव संसाधन की भूमिका की समीक्षा करें। अगर इस तरीके के प्रश्न आ जाएगा तो सब कैसे लिखेंगे हम ये भी बताएंगे आपको। जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच संबंध है, पर जब भी आप प्रश्न लिखना होगा या आर्थिक विकास में मानव संसाधन की भूमिका, तो उसकी दो पक्ष आपको दिखाना होगा। सबसे पहले आप भूमिका लिखिएगा। आर्थिक विकास में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण आगत और चालक है जो श्रम की पूर्ति करता है, मांग का सृजन करता है। जनसंख्या वृद्धि और संरचना और आर्थिक विकास के बीच संबंध है कि दो पहलू है। यानी जनसंख्या वृद्धि या मानव संसाधन और आर्थिक विकास में संबंध के दो पहलू होंगे। भूमिका लिखने के बाद दो पहलू होंगे। पहला आप देखेंगे जनसंख्या आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, दूसरा जनसंख्या आर्थिक विकास में बाधक है। जब भी आर्थिक विकास में मानव संसाधन की भूमिका आ जाएगा, जनसंख्या की भूमिका आ जाएगा, उसके दो एस्पेक्ट आप देखेंगे। एक तो क्या करता है, जनसंख्या आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, दूसरा जनसंख्या वृद्धि क्या करता है, आर्थिक विकास में बाधक का काम करता है। दोनों को आप देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा जनसंख्या आर्थिक विकास को कैसे प्रोत्साहित करता है वह देखना है। आपको भी इसी तरीके से बना लेना है। ऐसे करके इसी पॉइंट को व्याख्या कर दीजिएगा। लास्ट में कंक्लूजन, आंसर तैयार, बिना लाग लपेट के आंसर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आर्थिक विकास को कैसे प्रोत्साहित करता है, सबसे पहले श्रम की पूर्तियां। आर्थिक गतिविधियों में आप देखते होंगे तमाम कार्य मानव द्वारा किए जाते हैं, चाहे कृषि कार्य हो या सर्विस सेक्टर हो या द्वितीय क्षेत्र हो, विनिर्माण सेक्टर हो। औद्योगिक क्षेत्रों में मानव द्वारा काम किए जाते हैं। वस्तु सेवाओं का उत्पादन, मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, मानव द्वारा ड्राइवर गाड़ी चलाता है, गाड़ी जो है चालक गाड़ी चला रहा है। आप लोग मई में जो है एसडीएम बनेंगे तो क्या है, सर्विस सेक्टर में काम करने जा रहे हैं। एसडीएम बनिएगा ना तो सर्विस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है लेखाकार, अकाउंटेंट है, बैंक मैनेजर है, ये सब सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आर्थिक विकास में क्या करता है, श्रम की पूर्ति करता है। अब मान लीजिए जो है कृषि कार्यों में काम करने, उद्योग धंधों में काम करने वाले, सर्विस सेक्टर में काम करने वाले, इस श्रम की पूर्ति करता है जनसंख्या, मानव संसाधन, जनसंख्या ही, इसी से न काम होता है। मान लीजिए हम नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे होगा, और आप जो है एसडीएम जो है बनिएगा, काम ही नहीं कीजिएगा तो कैसे विकास होगा। बैंक मैनेजर काम ही नहीं करेगा, बैंक में कोई आदमी काम ही नहीं करेगा तो बैंक चलेगा। या चालक जो है गाड़ी नहीं चलाएगा, ट्रेन ड्राइवर जो लोको पायलट जो ट्रेन नहीं चलाएगा तो कैसे होगा। तो जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या सारे सर्विस सेक्टर में जो है, तो सारे काम जो है मानव द्वारा किए जाते हैं, चाहे कृषि हो, उद्योग हो या सेवा। तो सब में श्रम की पूर्ति जो है होती है आर्थिक गतिविधियों में। उसके बाद मांग का सृजन करता है। अब देखिए, अब यही मानव जो है क्या करता है, आर्थिक से वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। अब आप मान लीजिए कि इस मार्कर है, मान लीजिए हम इस मार्कर का उपयोग करते हैं तो हम उपभोग कर रहे हैं, तो हम इसको मांग करेंगे। ये खरीदे हैं ना, तो खरीदे हैं तो इसकी उत्पादन अधिक होगा, ये खपत होगा, फिर हम खरीदेंगे। तो कंपनियां का अधिक बिक रही है, यानी कंपनियां अधिक उत्पादन करेगी, तो मांग का सृजन कर रहे हैं। आप चावल खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, मतलब रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं ना। अब तो मार्केट में नया नया आइटम आ गया है, पिज्ज़ा आ गया है तमाम ऐसे उत्पाद आ गए हैं, फास्ट फूड उत्पाद, उसकी जो है मांग है। चाउमीन तो पुराना पड़ गया, अब उसका रिप्लेस कर दिया है, अब वो पिज्ज़ा आ गया है जगह जगह दुकान पे देखते हैं पिज्ज़ा का दुकान खुल गया है। ये पिछले 10 साल में तो हम बहुत डेवलप, 2-3 सालों में इसका बाजार जो है बहुत डेवलप हो गया है। तो कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा का मांग करते हैं। अब कपड़ा मान लीजिए कोई नहीं पहनेगा तो कपड़ा का मांग नहीं करेगा, तो उत्पादन नहीं होगा।
तो आप वस्तु और सेवाओं को उपभोग करते हैं। वस्तु सेवाओं का, अब मान लीजिए बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं, बैंकिंग गतिविधियों से आप जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, बैंक से जुड़े हुए हैं ना सारे लोग, सब लोग का बैंक में खाता है। अगर मान लीजिए खाता नहीं रहेगा तो बैंक चलेगा? नहीं चलेगा। तो मांग का सृजन करते हैं। अब मान लीजिए जनसंख्या जो है, आप एसडीएम बन जाएंगे, आपके यहाँ काम कराने जाएगा लोग, बहुत विभिन्न प्रकार के काम है, एसडीएम बन जाएंगे, बहुत सारे काम कराने जाएंगे। अगर मान लीजिए लोगों को काम नहीं होगा तो आपकी नियुक्ति होगी? नहीं होगी। तो क्या करता है, मानव जो है मांग का, वस्तु सेवा को उपभोग के द्वारा मांग करता है, और मांग होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा जीडीपी में वृद्धि होगी। पहले ही पता है कि जीडीपी में वृद्धि का अर्थ है वस्तु सेवा का अधिक से अधिक उत्पादन। यही स्थिति है, इसी से अर्थव्यवस्था चलता है। उसके बाद जो है जानकी लाभांश का अवसर प्राप्त होगा। अगर मानव 15 से 59 वर्ष के है तो दक्ष होगा, युवा होगा, हट्ठा खट्ठा होगा, वो काम करने में दक्ष होगा। और वही 15 वर्ष से नीचे 59 वर्ष के ऊपर के लोगों से काम करवा लीजिए, करेगा? तो व्यक्ति अगर हुष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, कुशल होगा, तो काम करने में दक्ष होगा। और जानते ही हैं कार्यकारी जनसंख्या 15 से 59 है, कभी कहीं कहीं 20 से 59 आ जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वे 2021 में 20 59 दिया था। तो यह स्थिति है। तो आप देख रहे हैं, आप अगर व्यक्ति, मानव जो है अगर कुशल है, शिक्षित है, युवा है, तो वह जो है क्या करेगा, बचत करेगा, काम की उसकी दक्षता अधिक होगी, उत्पादकता अधिक होगी। अब मान लीजिए कोई बीमार आदमी है, बीमार आदमी से काम करवा लीजिए कोयला खान में, कोई बच्चा आदमी से काम करवा लीजिए। अगर 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष तक, 59 वर्ष तक लोग जो है काम करने में दक्ष होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में कृषि हो या उद्योग हो या सर्विस सेक्टर में, ये काम करने में दक्ष होते हैं। 15 से नीचे वाले नहीं होते हैं, आप 59 से ऊपर वाले निष्क्रिय हो जाते हैं। हालांकि अब तो जो है ऊपर वाले भी हो रहे हैं। तो ये जनकी लाभांश का अवसर अर्थव्यवस्था में प्रदान करता है। जैसा कि बिहार में, अब देखिए बिहार में 53% आबादी 35 वर्ष से नीचे का है। भारत में देखेंगे वर्तमान समय तो 62.5% आबादी जो है 15 से 59 वर्ष की है। तो एक जनकी लाभांश का अवसर प्रदान करता है। इसलिए देश का ग्रोथ जो है जनकी लाभांश का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह क्या करता है, ये कमाता है और वस्तु सेवाओं का अधिक खपत करता है। इससे मांग का भी सृजन होगा, बचत, ये लोग बचत भी करते हैं, क्योंकि 15 से 59 वर्ष के बीच में ही लोग बचत करते हैं। बचत करेंगे तो निवेश प्रोत्साहित होगा, निवेश प्रोत्साहित होगा, काम करने में दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, उत्पादकता अधिक होती है। तो इससे आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा मिलता है। अब मान लीजिए किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, 65 वर्ष के लोग काम कर रहे हैं और आप जो है 30 वर्ष में जा रहे हैं काम करने, तो आपकी कार्य करने की उत्पादकता और जो 65 वर्ष में काम कर रहे हैं दोनों में अंतर होगा। आप ज़्यादा काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है उत्पादन ज़्यादा आप करेंगे। तो उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से जो है उत्पादन अगर करेंगे तो आर्थिक वृद्धि तेज होगी। अब मान लीजिए हम कृषि कार्यों में लेते हैं, कोई युवा 25 वर्ष के काम कर रहा है और कोई जो है 70 वर्ष के काम कर रहा है। दोनों के काम करने के तौर तरीके होंगे और उत्पादकता होगा, दोनों में अंतर होगा। आप लोग देख लीजिएगा। और वस्तु और सेवाओं में के उत्पादन में, और देखिए वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान करता है। मशीन चलाना, प्रशासनिक काम करना, आप लोग काम करेंगे तो डायरेक्ट योगदान करता है। उसके बाद मानव संसाधन से अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के, अगर जनसंख्या अधिक है तो सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। देखिए कैसे, सबसे पहले जनसंख्या अधिक है तो शिक्षा उद्योग का अलग जगह जगह स्कूल, कॉलेज, तकनीकी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का प्रसार होगा। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा, ITI खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, लॉ कॉलेज खुलेगा, मैनेजमेंट कॉलेज खुलेगा। तो इससे उद्योग का जो तकनीकी एवं शिक्षा उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वो भी तो उद्योग है। तकनीकी शिक्षा उद्योग या शिक्षा उद्योग, ये भी उद्योग है। आज जनसंख्या नहीं हो तो स्कूल कैसे खुलेगा, कॉलेज कैसे खुलेगा?
इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे खुलेगा? खुलेगा नहीं खुलेगा। तो ये स्थिति है। सामुदायिक सेवा, अब सामुदायिक सेवा में बहुत सारे सेवा आ जाते हैं। तो जनसंख्या अधिक होगा तो सामुदायिक सेवाओं का जो है मांग बढ़ेगी। उसमें प्रशासनिक सेवा हम अलग कर दिए हैं, प्रशासनिक। अब मान लीजिए जनसंख्या अधिक होगा तो अधिक से अधिक नियुक्तियाँ होगी। आप लोग की नियुक्ति हो रही है ना, बिहार की जनसंख्या अधिक है, देख रहे हैं। भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला है, देश के 8.60% आबादी बिहार में निवास करती है। तो जनसंख्या अधिक है, तो जनसंख्या अधिक होगा तो अधिक से अधिक कानून व्यवस्था की चुनौती पैदा होगी। तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की नियुक्ति होगी। प्रशासनिक सरकारी सेवाओं की डिलीवरी के लिए आप लोगों की नियुक्ति हो रही है, आप लोगों की नियुक्ति हो रही है। तो प्रशासन का भी विस्तार होगा। तो प्रशासनिक सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। उसके बाद संचार सेवाएं, अब अधिक से अधिक मोबाइल उपयोग करेंगे लोग, अधिक से अधिक तकनीकी का प्रयोग करेंगे, तो संचार से दूरसंचार का प्रयोग करेंगे, तो इससे संचार सेवाओं का भी विस्तार होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य उद्योग, जनसंख्या अधिक होगा तो निश्चित रूप से और प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप, प्राइवेट बिहार में भी हर स्थान पे एक नर्सिंग होम खुल रहा है, जगह जगह पैथोलॉजी केंद्र है, प्राइवेट डॉक्टर बैठ रहे हैं। तो स्वास्थ्य उद्योग का बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्योग हैं, समझ रहे हैं, तो इसको बढ़ावा मिलेगा। तो जनसंख्या, इससे क्या होगा? आर्थिक विकास प्रोत्साहित होगा, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा। अब स्वास्थ्य गतिविधियों का, शिक्षा सेवा, संचार सेवा, आप देख रहे हैं, प्रशासनिक सेवा, सामुदायिक सेवा, स्वच्छ पेयजल, इस सब का विस्तार होगा। अब मान लीजिए जनसंख्या अधिक होगा तो पेयजल की व्यवस्था करनी होगी। पेयजल के लिए पाइप हो, पेयजल बिछाने के लिए, अब पेयजल से संबंधित उद्योग का, बोतल बंद पानी उद्योग का विकास होगा। फूड प्रोसेसिंग, जनसंख्या अधिक होने के कारण और जीवन शैली में बदलाव के कारण खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की जो है मांग बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप लोग के जीवन शैली में तो मई से बदलाव आ जाएगा। ऑफिसर बनेंगे, दर्जन शर्ट पहनिएगा। अभी जहाँ 2 शर्ट है, मई के बाद जो है दर्जन शर्ट होगा। अभी 2 जूता है, मई के बाद 1 दर्जन जूता पहनिएगा। दिन में 3 टाइम जूता बदलता है। बहुत सारे अधिकारी हैं, हमारी 1-2 लोगों से बात हो जाती है, रॉयल्टी आलीशान जीवन जी रहे हैं, लेकिन पोस्ट मिलना चाहिए वैसा। ये सुन लीजिए, तो मेहनत कीजिएगा तो पोस्ट मिल जाएगा आपको। तो इन्हीं गतिविधियों से आर्थिक विकास क्या करता है? प्रोत्साहित होता है। लेकिन दूसरा पक्ष है कि आर्थिक जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास को क्या करता है? आर्थिक विकास में बाधक है। अब जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक कैसे है वह देखना है। सबसे पहले देखिएगा, जनसंख्या अधिक होगा तो सरकार को जो है भरण पोषण पर अधिक से अधिक खर्च करना, उपभोग व्यय बढ़ाना होगा। जैसा कि अभी देख रहे हैं, अब देखिए देश के 67% आबादी को, यानी 80 करोड़ से ऊपर आबादी को निःशुल्क जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है अनाज दिए जाते हैं। देश के खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 67% आबादी को 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये जो है 5 किलो अनाज हर महीने दिए जाते हैं। अब क्या है, इससे क्या होता है कि सब्सिडी का भार बढ़ता है। यही नहीं, जो खाद्य सुरक्षा है, सस्ता पेयजल, सस्ता शिक्षा, सस्ता स्वास्थ्य जो सरकारी अस्पताल में है, जो सरकारी कॉलेज है, सरकारी तकनीकी शिक्षा केंद्र है, तकनीकी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकारी डॉक्टरी शिक्षा, रेल में जो है सब्सिडी पर यात्रा, ये सारे सब्सिडी की भार में वृद्धि होती है। अधिक जनसंख्या होगा तो उसके बाद आर्थिक समृद्धि में गिरावट होती है। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि होगा तो आर्थिक समृद्धि में गिरावट होगा। अब आर्थिक समृद्धि में गिरावट तब होती है, जैसा कि आप जानते होंगे, सबसे पहले जनसंख्या अधिक होगा तो भूमि का विखंडन होगा। अब भूमि का विखंडन होगा क्योंकि जनसंख्या, अब मान लीजिए जनसंख्या, भूमि का विखंडन कैसे होता है? एक मान लीजिए डी नाम के कोई व्यक्ति है, डी जो है 5 बच्चा पैदा किया और 4 को बेटा है, मान लीजिए। अब उसके पास 1 बीघा जमीन है। अब जो है वो 1 बीघा जमीन 4 भाग में बटेगा। फिर उसका चारों जो है क्या करेगा?
तीन तीन को पैदा किया, मतलब तीन तीन को जन्म दिया। हालांकि हम जो है जनसंख्या वृद्धि के न समर्थक है और न इसके विरोधी है, समझ रहे हैं। उनकी अपनी प्राकृतिक अधिकार है, हम इस अधिकार का सम्मान करते हैं, समझ रहे हैं। तो आर्थिक, अब क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगा तो भूमि का विखंडन होगा, भूमि का विखंडन होगा तो कृषि जो है, कृषि क्षेत्रों में कृषि के मशीनीकरण में अवरोध पैदा होगा। छोटे छोटे खेत में ट्रैक्टर मशीन का प्रयोग नहीं हो पाता है। बैंकिंग सुविधाओं का, सरकारी सुविधाओं का संस्थागत लाभ नहीं मिल पाएंगे सरकार से। कृषि के विकास के लिए ऋण आता है, सब्सिडी आता है, उसका लाभ से किसान वंचित हो जाएंगे। पता चलेगा कि वह जीवन निर्वाह के लिए खेती कर रहे हैं, उत्पादकता का स्तर कम होगा, कृषि समृद्धि प्रभावित होगी। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि अधिक होगा तो सरकार को उपभोग व्यय में वृद्धि करना पड़ेगा, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा पर अधिक से अधिक व्यय करना पड़ेगा। जो पैसा सरकार जो है सड़क बनाने पर खर्च करती, पुल पुलिया पर खर्च करती, वह पैसा आपके खाने पर खर्च कर रही है, खाने पर खर्च कर रही है। अब मान लीजिए कैसे, अब मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हैं और आपको घर बनाना है, लेकिन सारा पैसा तो आप खा ही जाते हो, तो घर कैसे बनेगा, घर कैसे बनेगा। तो सब सरकार के साथ है कि अगर जनसंख्या कम होता तो सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य या खाद्य सुरक्षा पे, पेयजल पे कम से कम खर्च करना पड़ता और सरकार उसके लिए विकास पर खर्च करती। आपके लिए अच्छे पार्क बनाया जाता, अच्छे सड़कें बनाया जाता, अच्छे सड़कें बनाया जाता, तो सरकार को जो है इसके अलावा, इससे क्या होता है कि सरकार को सारा पैसा जो है, सरकार का पैसा जो है उपभोग व्यय पर खर्च हो जाता है। इससे निवेश प्रोत्साहित होती है, सड़क, पुल पुलिया, जो विकास के कार्य है उसमें जो है अवरोध पैदा होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि अगर अधिक है, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक है तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट होगी, समझ रहे हैं। तो जनसंख्या, तो इससे क्या होगा, आर्थिक समृद्धि हतोत्साहित होगी, आर्थिक समृद्धि का दर नीचा होगा। उसके बाद बेरोजगारी, जनसंख्या अधिक होगा। जैसा कि जानते हो कि भारतीय श्रम बाजार में, भारतीय जॉब मार्केट में क्या है कि श्रम की जो श्रम शक्ति है वह अधिक है। जितना रोजगार का सृजन होता है उससे कई गुना जो है श्रम की पूर्ति होती है। यानी भारतीय जॉब मार्केट में जो रोजगार की पूर्ति, श्रम की पूर्ति, आपूर्ति जो है, मांग और आपूर्ति में व्यापक अंतर है। इसके पीछे जो है बेरोजगारी है। अब जॉब मार्केट में जितना जॉब का मांग है उसकी तुलना में श्रम अधिक है, श्रमिक अधिक है, सबको लोगों को रोजगार तो नहीं मिलेगा ना। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अधिक जनसंख्या के कारण प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। बिहार में भी देखिए। उसके बाद जो है कृषि भूमि का विखंडन, जनसंख्या अधिक होगा तो कृषि भूमि का विखंडन होगा, विखंडन होगा तो कृषि समृद्धि असर पड़ेगा, और कृषि समृद्धि में असर पड़ेगा तो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की आय प्रभावित होगी। जैसा कि आप जानते होंगे बिहार में 49.2% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्रों में से रोजगार जुड़े हुए हैं या कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं। भारत में 45.6%, अभी जो 45.6 है भारत में, या बिहार में 49.2% है, इसकी आय कैसे बढ़ेगी? यही कारण है कि बिहार की गरीबी है। अब ये सारे लोग कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त है। कृषि व्यवसाय का, कृषि क्षेत्र का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें उत्पादकता को बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं, उसमें आय स्तर को बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। आप कृषि क्षेत्र में काम करके साल में 5 लाख रुपया नहीं कमा सकता है एक सामान्य किसान, लेकिन आप औद्योगिक गैर कृषि क्षेत्रों में काम करेंगे तो 5 लाख रुपया कमा लेंगे, ऊंचा वेतन मिलता है। अब मान लीजिए आप इंजीनियर है, आपको कंपनी में जो 1 लाख का महीना मिलता है। खदानों की कमी आयात, अब देखिए जनसंख्या अधिक होगा तो सरकार को खदानों को क्या करना पड़ेगा? कृषि उत्पादन अगर ठप पड़ गया तो सर खदान की कमी हो जाएगी। आज देखिए दलहन तिलहन की कमी है भारत में। हालांकि हम चावल गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन दलहन तिलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। अभी भी दलहन तिलहन के कुल उपभोग का हम 1/4 से अधिक तो आयात द्वारा पूरा करते हैं। जनसंख्या अधिक है तो हम जो है दलहन तिलहनों के आयात के द्वारा पूरा करते हैं। इससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा की खर्च होती है और अंततः चालू खाता घाटा बढ़ता है, व्यापार घाटा बढ़ता है।
पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल असर, जैसा कि जानते होंगे, कहा जाता है कि पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल असर तेजी से बढ़ती जनसंख्या अनुत्पादक कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की मांग करती है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, इस सब के लिए जो है अधिक रुपया की मांग करती है। इकोनॉमिक संसाधन का मांग करती है। इससे क्या होता है, बचत हतोत्साहित होता है। हालांकि भारत के और बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये सही नहीं है। अब देखेंगे, और जो कि अगर तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो अनुत्पादक कार्यों पर, जैसा कि बड़ी संख्या में अनुत्पादक कार्यों पर संसाधनों की मांग करती है। अब मान लीजिए लोग जो है, आप ही लोग कमा रहे हैं, अब मान लीजिए आप लोग को नहीं बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे, अगर कोई आदमी कमा रहा है, जिस आगे उसके बच्चे बढ़ रहे हैं, तो पैसा क्या करेगा, सब तो खर्चे कर देगा। खर्च करेगा तो उसकी पूंजी बचत होगा, बचत कम होगा तो पूंजी संचयन प्रभावित होगी। क्योंकि पूंजी संचयन क्यों, आप लोग जो जमा बैंक में करते हैं, बचत करते हैं, वही बाद में पूंजी संचयन में बदल जाता है, निवेश में बदल जाता है। आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक उस पैसा से जो है औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण देता है, वही ऋण निवेश में बदलता है। तो क्या होगा, पूंजी संचयन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। लेकिन भारत बिहार के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि भारत बिहार के संदर्भ में अधिकांश बचत जो है समाज के ऊपरी तबकों द्वारा किया जाता है, मतलब धनी लोगों द्वारा किया जाता है, गरीब लोगों को लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में प्रतिकूल असर। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में प्रतिकूल, जैसा कि जानते होंगे कि जनसंख्या वृद्धि अधिक होगा तो जीवन स्तर पर जो है प्रतिकूल असर पड़ेगा, आय पर असर पड़ेगा। अब मान लीजिए जनसंख्या एक आदमी को 5 बच्चा है, तो 5 बच्चा है तो पैसा तो सारा जो है अपने भरण पोषण में खर्च करता है, उसके पास बचत क्या होगा, आय उसका क्या बढ़ेगा, आय नहीं बढ़ पाता है। इसके अलावा जीवन स्तर, अब मान लीजिए किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास 5 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे वाले बचत करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा पर अधिक खर्च करेंगे, उसकी जीवन स्तर सही होगा, घर बना लेगा, पंखा ले लेगा, फ्रिज ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, पैसा है। जिसके पास ज़्यादा जनसंख्या है, बच्चे हैं, वे सारा पैसा उसी पे खर्च कर रहे हैं, ना उसके पास गाड़ी होगा, ना घर होगा, ना मकान बनेगा। इससे उनकी जीवन स्तर प्रभावित होगी, तो प्रतिकूल स्तर होता है। तो इस प्रकार आप देखते होंगे कि जनसंख्या आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, जनसंख्या जो है आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। लेकिन गहराई से देखने के बाद भारत की जो समस्या है, अधिक जनसंख्या की समस्या नहीं है। भारत की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार के स्तर में वृद्धि न हो पाना। अगर भारत में रोजगार का सृजन बड़े पैमाने पर अगर होता तो सभी लोगों को रोजगार मिलता, उसकी आय बढ़ती, ऑटोमेटिक जो है ये जो समस्या है दूर हो जाता। जनसंख्या वृद्धि है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए किसी को 5 बच्चे हैं, लेकिन 5 को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक आदमी कमाने वाला है, कैसे होगा। तो असली समस्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक नहीं है। असली समस्या यह है कि रोजगार के जो सृजन होनी चाहिए वह कम है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको स्वीकार करना होगा कि अधिक जनसंख्या से जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस उपाय अपनाए। इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे।